हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सप्लीमेंट्री से चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। तो चलिए शुरू करते हैं। रिचर्ड इब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इन्हें सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड से नवाजा जा चुका है, इन्हें मिला हुआ है। तो ये तितलियों के प्रति इनका आकर्षण ही था जिसने दैट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उनके लिए विज्ञान की दुनिया खुली, मतलब विज्ञान की दुनिया में वो प्रवेश किए। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। तो किस प्रकार से एक किताब, एक पुस्तक रिचर्ड इब्राइट के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और किस प्रकार से उनकी माँ ने उनकी मदद की, सहायता किया। तो आइए देखते हैं। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work। तो ये स्काउट ऑफ ईयर भी रह चुके थे, पूर्ववर्ती, फॉर्मर लिखा है यहाँ पे। तो इन्होंने वैज्ञानिक जो दुनिया थी उसको उन्होंने उत्तेजित सा कर दिया, एक हलचल सा मचा दिया एक नए सिद्धांत पर कि किस प्रकार से जो कोशिका है वो काम करती है। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, तो रिचर्ड ई ब्राइट और उनके जो रूममेट थे उन्होंने ये व्याख्या की, द थ्योरी, उस सिद्धांत की, इन एन आर्टिकल, एक लेख में। उस लेख का क्या नाम था? द प्रीसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने इस सिद्धांत की व्याख्या, द प्रीसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में इस सिद्धांत की व्याख्या की कि किस प्रकार से हाउ सेल्स वर्क, किस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करती हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल had ever published the work of college students। तो ये पहला मौका था, पहली बार था कि ये महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक पत्रिका थी जिसमें कभी पब्लिश हुआ था कॉलेज के स्टूडेंट्स का कार्य जो उन्होंने रिसर्च किया था। तो ये पहला मौका था कि कॉलेज के विद्यार्थियों का कोई साइंटिफिक जर्नल इसमें प्रकाशित हुआ। इन स्पोर्ट्स, अगर हम खेलों की बात करें, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। तो अगर हम खेलों की बात करें तो ये 15 वर्ष की अवस्था में किसी बड़े लीग मैच में, किसी बड़े लीग में, बड़े टूर्नामेंट में कि जैसा होगा। एंड हिटिंग अ होम रन यू फर्स्ट टाइम एट बैट, जब आप पहली बार बैटिंग कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर बैटर, और आप पहला रन बनाते हैं तो ठीक उसी तरह होता। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, नीचे दिया गया बेटा, अ होम रन in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping। A ball hit out of the playing field is also called a home run। Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time। तो जिस प्रकार से उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में
अपनी वैज्ञानिक जो शोध पत्रिका थी उसको उन्होंने प्रकाशित करवाया और उन्होंने उस सिद्धांत की व्याख्या की। ही एंड हिज रूममेट्स एक्सप्लेन द थ्योरी हाउ सेल्स वर्क, किस प्रकार से कोशिकाएं काम करती हैं। तो एक कंपैरिजन की जा रही है जिस प्रकार से एक खिलाड़ी बेसबॉल के खेल में पहला रन बनाता है जब वो अपना करियर शुरू करता है, तो ठीक उसी प्रकार से रिचर्ड इब्राइट ने 22 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी एक थ्योरी बताई साइंटिफिक वर्ल्ड को। तो बता रहे हैं फॉर रिचर्ड इब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, लंबी उपलब्धियों की श्रृंखला में ये एक पहला उपलब्धि थी एंड अदर फील्ड्स और दूसरे क्षेत्रों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, किसके साथ शुरू हुआ, तितलियों के संग्रह के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। तो एकमात्र बच्चे के रूप में, इकलौते बच्चे के रूप में रिचर्ड इब्राइट का जो पालन पोषण हुआ था वो पेंसिल्वेनिया के रीडिंग प्रांत में हुआ था, जो कि उत्तर में था। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था कि जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकता था। आई सर्टेनली couldn't प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। तो निश्चित तौर पे मैं अकेले, टीम ऑफ वन मीन्स अलोन, तो मैं अकेले के रूप में न तो फुटबॉल खेल सकता था, ना ही बेसबॉल खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज़ थी, आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, तो उन्होंने वही काम किया और हमेशा के लिए किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन से शुरू हो करके इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन। इब्राइट ने तितलियों को ठीक उसी डिटर्मिनेशन के साथ, समर्पण के साथ, उसी भावना के साथ उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जो कि उनके एक्टिविटीज़ को, उनकी सक्रियता को, उनकी क्रियाकलाप को मार्क करती हैं। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने रॉक्स भी इकट्ठा किए, चट्टानों को भी, फॉसिल्स, जीवाश्म जिसको हम बोलते हैं, एंड कॉइन, सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक ईगर क्यूरियस एस्ट्रोनॉमर भी बने। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन लाइट, और कभी कभार वो पूरी रात भर आसमान को ही निहारते रहते थे, घूरते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, और शुरू से ही, फ्रॉम द फर्स्ट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। ड्राइविंग मीन्स तीव्र, सियर, आर्ट। तो शुरू से ही उनके मन में या उनके अंदर एक तीव्र जिज्ञासा की भावना थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और तेज दिमाग भी चलता था। ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने सीखने के प्रति उनकी जो रुचि थी उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर ले गई, यात्रा पर ले गई। बॉट हिम टेलीस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा। माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीक़ों से उनकी मदद भी की। यानी इब्राइट की माँ ने उनकी कई प्रकार से उनकी मदद भी की, मतलब बोथ इमोशनल एंड मटेरियल, हर प्रकार से। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। तो उसकी माँ बता रही हैं, रिचर्ड इब्राइट की माँ कहती हैं कि मैं ही केवल उसकी एक मात्र साथी थी,
उस समय तक जब तक कि उसने स्कूल नहीं शुरू किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके लिए घर पर मित्र लाया करती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम सारा काम साथ ही करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। तो माँ उसकी कह रही हैं कि वो मेरा पूरा जीवन था उस समय के बाद जब उसके पिता मर गए थे, जब वो थर्ड ग्रेड में था, तीसरी कक्षा में था। तो उसके बाद से जो रिची यानी रिचर्ड एब्राइट बता रही हैं कि वो अकेला ही उनके जीवन में था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। तो वो और उसका जो लड़का यानी रिचर्ड एब्राइट अक्सर हर शाम के समय डाइनिंग टेबल पर बिताते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसको कोई काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ दिया करती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, मतलब शारीरिक कार्य नहीं, कुछ अधिगम वाली चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें। हिज मदर सेड, उसकी माँ ऐसी कहती हैं, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, और वो इसे पसंद भी करता था और वो सीखना चाहता था, उसकी सीखने की इच्छा थी। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और स्कूल में उसके अच्छी ग्रेड आए, मार्क आए। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक अदर किड, हिज मदर सेड, और उसकी माँ कहती हैं ऑन एवरी डे थिंग्स, मतलब जो रोज़ के जो दैनिक कार्य होते हैं वो ठीक अन्य बच्चों जैसा था, दूसरे बच्चों जैसा था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और उस समय जब वो दूसरी कक्षा में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। एब्राइट ने कुल 25 तितलियों की प्रजाति उसने खोजी, इकट्ठा किया। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, अपने यानी जो उसका गृह नगर था जहाँ पे वो रहते थे। तो उसने कुल मिलाकर के तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया। यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पे जो दिया है पहला, गॉसमर विंग्ड बटरफ्लाइज, स्नोड बटरफ्लाइज, वुड निम्स एंड satyrs, monarchs, whites and sulphurs, brush-footed butterflies. तो इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। That probably would have been the end of my butterflies collecting. ऐसा वो कह रहे हैं कि शायद मेरे जो तितलियां इकट्ठा करने का जो कार्य था, संग्रह करने का जो काम था, शायद उसका समापन हो जाता, उसका अंत हो जाता। लेकिन तभी मेरी माँ ने गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, मुझे एक बच्चों की एक जो किताब थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, उन्होंने मुझे दिया। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। तो उस बुक में ये लिखा हुआ था, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं, जाती हैं, प्रवास करती हैं। ओपेंड द, और इस तथ्य ने, इस फैक्ट ने ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर एंड कलेक्टर। तो इस तथ्य ने इनका जो साइंस की दुनिया थी, विज्ञान की दुनिया थी, उसके प्रति इनका रुझान और तेज कर दिया। तो पुस्तक के आखिर में एट द एंड ऑफ द बुक
उस किताब के आखिर में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशंस, जो पाठक थे उनको आमंत्रित किया गया था किस चीज़ के लिए? टू हेल्प स्टडी, मदद करने के लिए स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस के, जो तितलियों का माइग्रेशन होता है, बटरफ्लाई माइग्रेशन होता है, उस पर अध्ययन सामग्री जुटाने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए पाठकों से एक विचार, एक राय मांगा गया था, उनको आमंत्रित किया गया था कि अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, बटरफ्लाई माइग्रेशन के बारे में, तो आप अपने कमेंट्स या अपने ओपिनियंस भेज सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, अच्छा उनसे क्या कहा गया था? उनसे टैग करने के लिए कहा गया था बटरफ्लाइज को, फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए, बाई डॉक्टर फ्रेडरिक वॉकहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो पाठकों को, दे स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे जो दे लिखा गया है ये किसके लिए है? रीडर्स के लिए है। तो पाठकों को कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेडरिक ए वॉकहार्ट के द्वारा अनुसंधान के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था। टैग करना मीन्स ऐड करना, उसके लिए कहा गया था। इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर वॉकहार्ट, तो इब्राइट की माँ ने एक पत्र लिखा डॉक्टर वॉकहार्ट को, एंड सून इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और जल्द ही इब्राइट ने जोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने जोड़ते हुए लाइट एडेसिव, एडेसिव मीन्स होता है ग्लू, गोंद जिसको हम बोलते हैं, टैग्स एक चिपका करके उन्होंने ऐसे रख दिया, टू द विंग्स ऑफ मोनार्च, यानी जो मोनार्च तितलियाँ थीं उसके पंखों को हल्का सा चिपकाते हुए अटैच कर दिया। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर वॉकहार्ट, और वो कोई भी व्यक्ति जिसे कोई टैग्ड बटरफ्लाइज मिलती थी तो उनसे यही कहा जाता था कि अपना जो टैग्ड बटरफ्लाइज है वो डॉक्टर वॉकहार्ट के पास भेज दें। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिंस 6 वीक्स इन लेट समर, यानी गर्मियों के आखिरी महीनों में 6 हफ्ते तक ये जो समय होता है ये चलता रहता है। बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन की बात हो रही है। तितलियों के संग्रह का जो ऋतु होता है, मौसम होता है, रीडिंग की बात हो रही है, रीडिंग प्रांत की बात हो रही है, रीडिंग स्टेट की बात हो रही है। तो वहाँ पर तितलियों के संग्रह करने का जो सीजन होता है वो लेट समर, यानी गर्मियों के उत्तरार्ध में करीब 6 हफ्ते तक चलता है, यानी 6 हफ्ते तक होता है। नीचे आप ग्राफ भी देख सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, यदि आप उन्हें एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए अगला जो स्टेप था, कदम था इब्राइट के लिए ये था कि वो तितलियों की झुंड को क्या करें? रेस करें, मतलब उसको पालें, उसका पालन पोषण करें, मतलब इस तरह से किसी जगह पर। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, तो क्या करते थे वो? एक फीमेल तितली को पकड़ते थे, टेक हर एग्स, उसके अंडों को लेते थे, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और अपने बेसमेंट में, तहखाने में, बेसमेंट में, मकान का जो बेसमेंट था वहाँ पे उसको रेज करते थे। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनका जो जीवन चक्र होता था उसके जरिए, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई, मतलब ये लाइफ साइकिल है, यानी पहले अंडे, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर उसके बाद वयस्क तितली। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और तब उसके बाद वो बटरफ्लाइज को टैग करते थे, बटरफ्लाइज विंग्स, इनकी पंखों को टैग करते थे, जोड़ते थे, एंड लेट देम गो, उनको जाने देते थे, फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक। हिज बेसमेंट, उनका जो बेसमेंट था, वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्च, यानी हजारों तितलियों का एक घर था। इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, विकास के, जैसा कि हमें दिया गया है, एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाइज।
तो नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख के पता कर सकते हैं कि किस वैरायटी की, किस प्रजाति की, किस स्पीसीज़ की जो तितलियाँ कलेक्ट की गई थी, दैट वर कलेक्टेड इन 6 वीक्स। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। और कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे इवेंचुअली फाइनली आखिरकार जो मेरी इंटरेस्ट थी, रुचि थी बटरफ्लाइज को टैगिंग करने की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इट इज़ अ टेडियस एंड मतलब एक टेडियस वर्क होता है। टेडियस मीन्स थोड़ा टेढ़ा वर्क होता है, कठिन काम होता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। अच्छा, ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता है। फीडबैक मीन्स एक तरह से पृष्ठ पोषण, कि आपको कुछ वापस में आपको कुछ एक तरह से कुछ नॉलेज भी मिले, जिससे उस तरह से कि फीडबैक मिले आपको। बिकॉज इट इज़ अ टेडियस वर्क। इफ राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, और हर समय मैं ये करता था। ही लाफ्ड, मतलब वो हंसते हुए बोल रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं कि यानी पूरे दिन भर, यानी हर समय मैं ये करता रहता था। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रीकैप्चर्ड, और जिनको मैंने किया था केवल 2 बटरफ्लाइज, 2 तितलियां पकड़ी गई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो 75 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी जहाँ पे मैं रहता था। तो आई होप आपको ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है आपको समझ में आया होगा। तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।